अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छी खबर आई है और वो ये कि फैटफ फाइनली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए आमादा हो गया है। अभी हतमी तौर पर इसका बाकायदा ऐलान जो है वो अक्टूबर में करने का इम्कान है। उससे पहले उनका एक दौरा होगा उनकी टीम का, जो कि जायज़ा लेगा और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर अक्टूबर में पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट से इंशाल्लाह निकल जाएगा। अभी आज उन्होंने काफ़ी हद तक इत्मीनान का इजहार कर दिया और ये कहा है कि पाकिस्तान को मज़ीद अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल से मुसलसल पाकिस्तान उनके दिए हुए मुख्तलिफ निकात पर अमल दरामद कर रहा था। 2 उनके एक्शन प्लान्स थे जिनमें 34 निकात थे जिनके ऊपर गुज़श्ता हुकूमत अमल करती रही और उसके बाद अब फाइनली ये जो इजलास था इसमें यह तय पाया कि पाकिस्तान ने काबिल कदर खिदमात अंजाम दे दी हैं इस मामले पर। अभी ये खबर आई नहीं थी पूरी तरह से कि पाकिस्तान निकला है या नहीं, लेकिन हमने देखा कि एक क्रेडिट लेने की जंग ज़रूर शुरू हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये सारा काम, ये सारे निकात पर अमल दरामद तो टीम ने किया है, लिहाजा ये उनका क्रेडिट है। ये हुकूमत ये समझ रही है कि नहीं जनाब, ये सहरा उनके सर जाएगा। ये क्रेडिट किसका है? फैटफ से निकलने के बाद पाकिस्तान की मुश्किलात, माशी मुश्किलात किस हद तक कम हो सकती हैं और क्या इस दफ़ा अमेरिका ने कोई अपना असर रसूख इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान ये निकलने में कामयाब हुआ है? इसके हवाले से सबसे पहले गुफ्तगू और फिर मज़ीद आगे चलकर IMF प्रोग्राम और पाकिस्तान के माशी हालात पर मज़ीद भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहते हुए हिलाली साहब से आज गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। हिलाली साहब, अभी हम देख रहे हैं बड़ी क्रेडिट की एक जंग चल रही है और बड़ी छीना झपटी हो रही है कि जनाब हमारी वजह से हुआ है और हमारी वजह से हुआ है। आपकी ज़ाती राय में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्रेडिट है या फिर मौजूदा हुकूमत का, जिनके आने के फौरी बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने का इंदिया मिल गया? ये मेरी ज़ाती राय सिर्फ नहीं है, ये दुनिया की राय है, हडसन इंस्टीट्यूट का राय है और वो जो हडसन इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है उसका राय है। उसने ट्वीट भी किया है। ये 2 राय तो हो नहीं सकते ना, कैसे हो सकते? 2018 में जब इंटरम गवर्नमेंट थी और नवाज की गवर्नमेंट थी, उसके बाद इंटरम आई, हम आ गए फैटफ के ग्रे लिस्ट पे और 4 साल बाद हम ये ग्रे लिस्ट से निकल रहे हैं। ये तो प्योर कोइंसिडेंस, चांस है कि ये बैठे हुए हैं इस वक्त। इन्होंने तो एक दिन भी नहीं काम किया इस पे। अगर आपने क्रेडिट देना है PTI गवर्नमेंट को दें, वो टीम जो PTI गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया था, जो काम किया, और साथ साथ फौज को दें। इसलिए फौज पीछे खड़ी हुई थी, मॉनिटर कर रही थी और कभी कभी जब ज़रूरत पड़ता था रिपोर्ट करती थी और छड़ी चलाते थे। बड़ी अच्छी बात है। ये इस किस्म का कोऑपरेशन था कि हम जाके निकले। अब इस गवर्नमेंट को ऐलान इनके वक्त आ गया और कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐलान जानबूझ के किया गया है कि इनके वक्त आए कि थोड़ा सा इनको भी कुछ मिल जाए। मगर मैं तो समझता हूँ बड़ा दिल दिखाओ, कंग्रेचुलेट करो पाकिस्तान को और ख़ास तौर उन लोगों को जिन्होंने काम किया। आपके प्रीवियस गवर्नमेंट को दाद दें जैसे मिलना चाहिए, फौज को भी दाद दें और चले आगे बढ़ें। आपका जो स्टैचर था पब्लिक इमेज में बढ़ता। क्रेडिट लेना चाहते हैं एक चीज़ का जो उनके ज़माने में हुआ ही नहीं है। ठीक, इनकी जहन देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं क्या जहन है ये। चलिए इमरान साहब की भी ओपिनियन लेते हैं। इमरान साहब, ये भी हम ट्विटर पे देख रहे थे, मुख्तलिफ रहनुमा चाहे पीपल्स पार्टी के हों या PMLN के, वो तो ये क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी चीज़ ऐड कर लें कि हम तो हमेशा PTI के दौर में ये सुनते थे कि जनाब काम तो हम हमेशा ही कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका जो है चूँकि नाखुश है PTI गवर्नमेंट से, तो इसलिए वो अपना असर इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जानबूझ कर रखता है। इंडिया इस्तेमाल करता है अपना असर और जानबूझ कर रखता है। ये लोग दुश्मन ममालिक हमें निकलने नहीं देते। तो अब हम क्या समझें कि फिर इसका मतलब है कि PTI गवर्नमेंट के जाने के बाद अमेरिका राज़ी हो गया इसलिए हम निकल गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि 4 साल की मुसलसल मेहनत के बाद पाकिस्तान को ये कामयाबी नसीब हुई और आज जो हालात हुए हैं उसमें वो अब उनकी एक टीम आएगी और वो टीम आके देखेगी जो इन्होंने इक़दाम करने थे वो सब मुकम्मल हैं।
वो आके एक अपना विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह अक्टूबर में वो बाकायदा ऐलान भी कर देंगे कि जनाब अब फैटफ से ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। लेकिन एक बात को समझ लें कि ये जो आज वाला इजलास था ये बड़ा अहम इजलास था। इसमें मेंबर जो 206 ममालिक हैं वो सब मौजूद थे। उसके अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन के जो लोग मुबस्सरीन थे वो भी मौजूद थे। और पाकिस्तान अगर आप देखें कि इसकी वजह क्या है तो दो वजूहात है मेरे नज़दीक इस वक्त इस सिनार की। एक तो ये कि जो फैटफ ने खुद इतराफ़ किया कि जी पाकिस्तान ने अपने सारे जो मामलात हैं वो कर लिए, अहदाफ तकरीबन पूरे कर लिए, अब इन्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि वाकई हिना रब्बानी खैर ने अच्छी बात की है कि क्रेडिट की कि जी जो मर्ज़ी लेता रहे, हमने तो पाकिस्तान के लिए काम करना है। ये जिसने भी काम किया पाकिस्तान के लिए किया। साबका हुकूमत बिल्कुल PTI की हुकूमत को क्रेडिट मिलना चाहिए। उससे बढ़ के सबसे बढ़ के ये कि फ़ौज को इसलिए क्रेडिट बनता है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने जो मेजर जनरल की क़यादत में एक स्पेशल सेल बनाया था, अगर आपको याद हो, और वो स्पेशल सेल इसीलिए कायम किया गया था जिसने इस पूरे प्लान पे तमाम महकमों को, वजारतों को, एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से ना सिर्फ अमल करवाया बल्कि हिकमत अमली बनाई ऐसी कि जिससे वो हमें कामयाबी मिले। और फिर मौजूदा हुकूमत का भी जो है किरदार इसमें वो ठीक है कि अगर एंड पे देखें मैच कोई मुकाबला होता है तो उसमें क्या होता है, आखिर में अगर कोई टीम गलत फाउल प्ले कर दे तो सारे किए किराए पे पानी फिर जाता है। इन्होंने भी उसको अच्छे अंदाज में किया। और जैसे आपका सवाल था कि अगर अमेरिका के साथ या दूसरे ममालिक के साथ इन्होंने अच्छी अपनी कोऑर्डिनेशन से या अच्छे ताल्लुकात की बिना पे उनकी भी मदद ली तो मैं समझता हूँ इनका भी क्रेडिट है। इन्होंने भी अपना हिस्सा उसमें डाला, अच्छी बात है। सब मिलके इस पे काम किया और अल्लाह ने कामयाबी दे दी। इसलिए ये कोई मसला नहीं है कि क्या है। हिलाल साहब, आपके ख्याल से अगर ये सारे अमल में से एक दो ना भी हुए होते लेकिन खान साहब की गवर्नमेंट चली जाती और ये गवर्नमेंट आ जाती तो फिर भी क्या अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है इसमें से निकलने के लिए? और फिर ये भी मुझे बताएगा कि अब आपको नज़र क्या आ रहा है कि पाकिस्तान की माशी मुश्किलात किस हद तक दूर हो जाएंगी अगर ये शराइत हट जाएं? क्योंकि सिर्फ यही तो एक मसला नहीं था कि हम फैटफ की ग्रे लिस्ट में थे, मसले तो हमारी इकोनॉमी के साथ और भी बहुत सारे हैं। तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा इस खबर से? आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल का मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि अमेरिका जो है, अगर मेरे तरह, शायद मैं कुछ नाइव हूँ, अगर मेरे तरह आप समझते हैं कि वो अफवाह जो एक बंदा जो इन बातों से फेमिलियर था, वो बंदा जो शायद पैगाम ऐसे जब आते जाते थे दूसरे मुल्क से और ख़ास तौर अमेरिका और पाकिस्तान से हैंडल कर रहा था, अगर वो आदमी कहता है कि अमेरिका की ख्वाहिश ये थी कि यू कोट रिमूव इमरान खान फ्रॉम द सीन, माने हटाओ उसे, अगर ये बात सही है, और मैं समझता हूँ कि अमेरिका का और ख़ास तौर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के चाल से पता चलता है कि बिल्कुल ये लगता है कि उनकी ख्वाहिश है शुरू से आना, विश नहीं करना, ट्रंप के साथ इनकी अच्छा रिलेशनशिप इमरान खान का देखना, रिजेंट करना, उसको कहना कि ये जो बंदा, और फिर एक्यूजेशन जो हमारे एम्बेसी के ख़िलाफ़ हुआ था कि वो ट्रंप का साइड ले रहे हैं इलेक्शन में, जो गलत था। अगर सही है, अगर उन्होंने ये किया है तो गलत था। तो ये सब बातों सुन के उनसे हमें कि कोई आदमी जो ये चीज़ें जानता है, अगर वो आके कहता है एक्चुअली ये मैसेज उनका ये था बेसिकली कि इसको सीन से हटाओ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी आया है खबर, ये पहले भी आ सकता था। अच्छा। इसलिए कि अभी भी 27वां आर्टिकल हमने कंप्लीटली नहीं क्लियर किया है। वी आर स्टिल ऑन 26, मगर ये एक्ट कर रहे हैं ऐसा कि 27वां भी हो गया है। अब वो फॉर्मल रिव्यू के लिए, विजिट के लिए आएंगे
और वो विजिट एक फॉर्मेलिटी होता है। आपको लगता है ये एक इनाम मिल गया है इस हुकूमत को अपने अमेरिका की तरफ से? मेरे ख्याल में उन्होंने देखा है कि अनाउंसमेंट उसके क्रेडिट में ना जाए तो आई कैन बिलीव इट। अच्छा, माने इसका मतलब नहीं है कि मुझे पता है, इसका मतलब नहीं है कि आई एम 100%। ठीक है। अच्छा, लेकिन लाली साहब इससे कितना फर्क पड़ेगा हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को? हम क्योंकि सिर्फ एक मसला ग्रे लिस्ट का तो नहीं था ना, हमारे तो और बड़े बेतहाशा मसाइल हैं, तो कितने का फर्क पड़ जाएगा? कोई डॉलरों की बारिश हो जाएगी कि नहीं? मैं डॉलर की बारिश तो नहीं होगी, मगर जो भी पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है वो बड़ा कॉन्फिडेंटली काम कर सकता है। वो बड़ा क्या कहते हैं, वो समझ सकता है कि भाई इनका पूरे इनका अकाउंट्स हम लोग एनालाइज किया है, इनके तरीके देखा गया है और पास ये फिट है। He is fit for doing good deals। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ममालिक का पाकिस्तान में, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आएंगे लोग और फर्क बिल्कुल पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोई कह रहा है यार खुदा के लिए ठहरो, पता तो करो कि वो नार्को स्टेट नहीं डिक्लेयर हो जाए या ये कुछ चीज ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल बड़ा फर्क पड़ेगा और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाके पड़ेगा फॉरेन। लेकिन इमरान साहब, एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में हर वक्त ये धड़का लगा हुआ है, जिसकी हुकूमत के लोग खुद आके हर वक्त ये कहते रहते हैं कि हम डिफॉल्ट होने के करीब हैं, हम डिफॉल्ट होने के करीब हैं, तो उसके लिए सिर्फ ग्रे लिस्ट से निकल जाना वाकई क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम कदम करार दे सकते हैं? क्योंकि जो इन्वेस्टर आता है वो सिर्फ ये तो नहीं देखता कि पैसा सही चैनलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो ये भी तो देखता है कि यहाँ पे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, मुल्क के हालात क्या हैं, कितना स्टेबल मुल्क है। तो ये चीज़ें भी तो फ़र्क डालेंगी। बिल्कुल डालेंगे समीना, आज बड़ा अच्छा सवाल आपने ये किया। देखिए ये बड़ी अहम बात है, फैटफ की वजह से होगा क्या? जैसे लाली साहब कह रहे थे ना, इस पर असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए फैटफ के बाद अगर मैं खिलाली साहब के इस विशफुल एनालिसिस को भी ठीक मान लूँ और समझ लूँ कि अमेरिका बहादुर ने मौजूदा हुकूमत से खुश हो के हमारी मदद की है और इमरान खान से नाराज़गी की वजह से मदद की है, तो फिर भी आप एक बात को ज़हन में रखें कि अमेरिका बहादुर का असर व रसूख जो है, आपके तो वो दोस्त ममालिक जो आप पे कभी जान छिड़कते थे, जो आपके साथ हर मुश्किल में होते थे, वो भी आज अमेरिका की तरफ देखते हैं आपकी मदद करने के लिए। अमेरिका के बगैर वो आपसे आंख नहीं मिलाते। तो जब फैटफ ख़त्म हो जाएगा, आप फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे, तो एक आम तासुर ये बनेगा, परसेप्शन ये बनेगा कि अब अमेरिका बहादुर आपसे खुश है, अब आप जो है अच्छे बच्चे होने का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, और फिर यहाँ पे हालात भी अब बेहतर हो गए हैं, चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो इन्वेस्टर आएगा। जब इन्वेस्टर आएगा यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, तो एक बात आपको पता होगी कि जब इंडस्ट्री लगेगी या इन्वेस्टमेंट होगी तो बेरोजगारी का खात्मा होगा, बेरोजगारी का खात्मा होगा तो महंगाई में कमी होगी। यानी ये सारी चीजें आपस में इतनी इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन इमरान साहब, अब इसमें ये देखना होगा कि वही अमेरिका जो इसमें तो हमें अगर हम ये कह रहे हैं कि खुश होकर हमें निकलवा दिया, क्या वो IMF से मुज़ाकरात के हवाले से कोई पाकिस्तान की मदद कर सकता है असर रसूख में? मैं आपको कुछ सुनवाना चाहती हूँ। डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा, जो कि इस हुकूमत की वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना, अगर मैं उनका एक इस मामले पे क्या मौक़िफ़ है वो ज़रा सुन लीजिए। IMF से तुम्हारी बातचीत चली रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पेशरफ्त भी हो रही है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ों पे वजाहत वो जो चाहते थे वो हम कर रहे हैं। इस बारे में भी बात हुई है हमारी अमेरिका से, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट की वजह से क्रेडिबिलिटी का लॉस हो रहा था, वो हम चाह रहे हैं कि सारे मुल्कों से, सारे ममालिक से हम अच्छी ताल्लुकात रखें। फॉरेन मिनिस्टर था, उनका अमेरिकन विजिट भी ज़रा बहुत अच्छा रहा, ही वॉज वेल रिसीव्ड, और अब भी बात आगे बढ़ रही। अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि IMF ने अभी तक पाकिस्तान के साथ जो अपना मुआहदा है उसको बहाल करते हुए कोई रिलीज़ नहीं किए पैसे, और जो दीगर दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी कोई पैसे नहीं दिए, चाहे वो चाइना हो चाहे वो कोई हो। तो इस वक्त पाकिस्तान अभी तक काफ़ी क्राइसिस में है इकनॉमिकली अगर हम बात करें तो। अब यहाँ पर डॉक्टर साहिबा ये फरमा रही हैं कि हम IMF से जहाँ हमारी बात हो रही है वहीं हम अमेरिका से भी हमारी निगोसिएशंस चल रही हैं। तो इमरान साहब, आप समझते हैं कि अमेरिका IMF के ऊपर असर रसूख डालकर ना सिर्फ ये कि IMF के भी पैसे दिलवा देगा, फिर उसके बाद अल्टीमेटली दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान की मदद कर देंगे? देखिए समीना, बड़ी आम सी बात है, आपके जब ताल्लुकात किसी से अच्छे होते हैं, आपकी दोस्ती चलती है, आपकी गुडी मामला चल रहे होते हैं, तो फिर आप एक दूसरे की मदद भी करते हैं। लेकिन अगर आप किसी से नाराज़ होते हैं, ये तो ममालिक की बात है ना,
आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देख लें कि अगर आपसे के ताल्लुकात किसी रिश्तेदार से भी ख़राब हैं तो आप उसकी मदद करने को तैयार नहीं होते, लेकिन जब आपके ताल्लुकात ठीक होते हैं तो आप अपने आप देखते हुए जितनी मदद कर सकते हैं उसकी करते हैं। अमेरिका जो है वो भी इस वक्त, मैं आती हूँ आपकी तरफ। अमेरिका जो है वो भी इस वक्त इस पोजीशन में है कि अगर आपने उनके साथ अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर किए हैं, जो कि मौजूदा हुकूमत ने वाकई किए हैं, तो उसमें फिर अमेरिका आपकी ज़रूर मदद करेगा। और जब अमेरिका मदद करेगा, IMF पे अपना दबाव डालेगा, तो बिल्कुल अमेरिका ही इस वक्त दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जो IMF पे दबाव डाल सकता है या उनको माइल कर सकता है कि जनाब आप पाकिस्तान के साथ करें। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो मुआहदा इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ हुआ था, जो इतराज़ात हैं, अब मौजूदा हुकूमत जो है उस मामले को भी टेकअप करके उनके साथ उसको रीनिगोशिएट कर सकती है। तो मुझे लगता है चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। हिलाली साहब, आपको लगता है चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी? क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि इस हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन शायद है नहीं है। बाकी लोग जो मदद जिनके ऊपर थी कि जी मदद कर देंगे, वो मदद नहीं कर रहे हैं और सारा बोझ अवाम पर ही आता जा रहा है। देखिए, पहले चीज़ तो हम लोगों को याद रखना चाहिए कि IMF एक इंस्ट्रूमेंट है अमेरिका के पास जिस पे वो प्रेशर लगाता है मुल्कों पे। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो प्रेशरलेस हो जाए, वो हर वक्त प्रेशर होगा। और इलाही साहब, मैं अभी डिटेल में आपका इस पे मौक़िफ़ लेती हूँ। अलाउ मी कि मैं फवाद चौधरी साहब को ज़रूर प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। PGI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, पहले तो आपको भी मुबारक हो, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, FATF की ग्रे लिस्ट से नाम निकलने की खुशाइंद खबर हम सुन रहे हैं। और वैसे ये बहुत सारे जो इस गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी इसका क्रेडिट ले रहे हैं, तो आप उनको कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे या ये होल एंड सोल PTI गवर्नमेंट का ही क्रेडिट है? नहीं, जाहिर है 4 साल जो तमाम मामलात रहे हैं उसमें रोल तो PTI का ही रहा है, और जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन का रोल तो गैर जिम्मेदाराना ही रहा। पहले इन्होंने पाकिस्तान को गलत उस वक्त प्रो मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन की जिसमें इनका अपना फायदा था, उसकी वजह से फिर टेररिस्ट ने भी उसका फायदा उठाया और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया। लेजिस्लेशन की बारी आई, क्या बड़ा जरूरी हो गया। उस वक्त इन्होंने कहा कि नहीं, पहले हमारे नैब लॉज में हमें कंसेशन है, हम फिर वोट करेंगे। तो उस वक्त फिर हमें ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा और वो सारी लेजिस्लेशन जो है वो करनी पड़ी। तो जाहिर है कि इसमें जो PTI का रोल ही है, बाकी पार्टीज का तो इतना रोल जो है वो बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का फायदा है तो इसलिए सबके फायदा है। लेकिन फवाद चौधरी साहब, आपके दौर में हम हमेशा ये सुनते थे कि अमेरिका और जो और ममालिक हैं जो पाकिस्तान को नहीं निकालना चाहते हैं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, वरना काम तो उस वक्त भी बहुत सारा हो चुका होता था, फिर भी वो ग्रे लिस्ट में रखते थे। आप समझते हैं कि ये आप लोगों की हुकूमत जाने पर पाकिस्तान को एक रिलीफ मिल गया उनकी तरफ से, और एक पाकिस्तान के लिए ये अच्छी उन्होंने एक खबर दी है कि चलें कम से कम थोड़ा मामला बेहतर होंगे बाकी दुनिया के साथ? नहीं, ये तो एक थ्योरी है फेरे जिसमें अब मुल्कों को मुख्तलिफ किस्म की लेजिस्लेशंस के अंदर रखा जाता है, जैसे कि जी मजहबी आज़ादियाँ नहीं हैं, जैसे कि जी आपकी प्रेस की आज़ादी नहीं है, और ये और वो है। और वो आपने देखा कि पिछले दौरे हुकूमत में प्रेस जो था वो बिल्कुल आज़ाद था, लेकिन इसके बावजूद ये डॉन और जियो के कहने के ऊपर वो इस तरह की हमें वार्निंग्स इशू कर देते थे। आज पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया के हालात हैं, एंकर्स को निकाला जा रहा है, पर्चे हो रहे हैं, आपने कभी नहीं सुना कि वो क्या है। तो ये एक अमेरिका का और उनके जो मफादात के मुताबिक गवर्नमेंट बनेगी, उसको ये फायदा होता है कि वो फिर इस तरह की लेजिस्लेशन इस तरह में नहीं आते। लेकिन ये जो FATF है, ये इसमें और भी मालिक हैं, यूरोपीय यूनियन का चूँकि बड़ा रोल है, और ये एक पॉइंट्स हैं कि लेजिस्लेशन आपने क्या की, क्या इकदाम किए, उस वजह से इसको अब इससे ज़्यादा रोकना मुश्किल रहा। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ये तो बड़ा अच्छा आपने मेहनत की और FATF में वाकई आपकी हुकूमत के किरदार को बिल्कुल जो है ना इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये जो अब IMF के साथ मामला चल रहे हैं वो भी बड़े मुश्किल मामलात हैं और पाकिस्तान भी बड़ी मुश्किल में है, तो क्या आप बतौर एक अपोजिशन के मौजूदा हुकूमत के साथ उस सिलसिले में भी कोई तावन करने को तैयार हैं? देखिए जी, हमें 100% हुकूमत को स्पेस देनी चाहिए, और मेरी नज़र में पाकिस्तान में इस वक्त सियासी जमातों को एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि हमारा जो बहरान है ये मुआशी बहरान नहीं है, हमारा बहरान सियासी बहरान है।
श्रीलंका में मईशत नीचे गई थी, उससे एक सियासत का बहरान पैदा हुआ। हमारे मुल्क में एक सियासी बहरान के नतीजे में मुआशी बहरान आया। तो सबसे पहले हुकूमत को खुसूसन और सियासी जमातों को मिलकर इस सियासी बहरान को हल करना है। हमारे नजदीक उसका सलूशन फौरी इलेक्शंस है। अगर हुकूमत फौरी इलेक्शंस की तरफ बढ़ती है, बात करती है, तो यकीनन हम बाकी फ्रेमवर्क पे उससे बात करने को तैयार हैं। अच्छा चौधरी साहब, पीटीआई ने कराची के जो ज़िमनी इलेक्शन था जो कल के रोज़ हुआ, उसमें क्यों नहीं हिस्सा लिया? और उसमें टर्नआउट भी हमने देखा खासा कम रहा लोगों का, तो इससे दूर रहने की क्या वजह थी और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या की आपने? नहीं, ये एक टोटल आई वुड से कि एक गलती थी और सेंट्रल पार्टी ने बड़ी वाज़ेह हदायत जारी की थी सिंध पीटीआई को कि आपने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन उनका जो कैंडिडेट उन्होंने सेलेक्ट किया वो कैंडिडेट जो था वो इनएलिजिबल निकला। उसके बाद वो उसकी ये मोस्टली बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज उन्होंने जो है वो इसमें नहीं दिया जो कि लेना चाहिए था। अदरवाइज पीटीआई कल क्लियर विनर थी। और ये जिस तरह की जमातें वहाँ पे इलेक्शन लड़ी हैं वो तो आप तो देखिए कराची में तरीके लब्बैक या एमकेएम या हकीकी वगैरह या ये जो है पीएसपी है, ये कुछ सियासी जमातें तो नहीं है, ये तो ऐसे एक नीश की जो है वो पार्टीज हैं और अनफॉर्चुनेटली इनको पैदा किया गया था। पीटीआई ही इस वक्त कराची के अवाम का हकीकी चेहरा है और पीटीआई को भरपूर सियासत में कराची में अपना किरदार अदा करना। लेकिन चौधरी साहब, अगर इसी तरह आप मेन स्ट्रीम पार्टीज हिस्सा ही नहीं लेंगी तो फिर इस तरह की पैदा की जमातों को जगह मिलेगी ना, फिर वही कामयाब होंगे। नहीं इमरान, 10,000 वोटों से तो कोई नहीं ना जगह ले सकता। अब 8-10,000 टोटल अगर वोट 10% वोट पोल हुआ है, अगर इलेक्शन कमीशन में कोई इस वक्त कोई बंदा बैठा हो जो कुछ कद वाला आदमी है तो वो तो इलेक्शन स्क्रैप कर दे और कहे कि ये इस तरह से ये जो है वो नहीं चल सकता इलेक्शन। और औरतों की तो यहाँ पे जो वोट डालने की शरह है वो 4.5% है और इसी पे इलेक्शन स्क्रैप हो जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो तो इलेक्शन कमीशन में तो सारे बेचारे तनख्वाह लेने के लिए जरा बैठे तो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के लिए क्या फिर भरपूर तरीके से लड़ने जा रही है पीटीआई जो जुलाई में होने जा रहे हैं? मेरा ख्याल है हमने जो भी कैंडिडेट नॉमिनेट किए हैं बड़े तगड़े हैं और इंशाल्लाह ये सारी सीटें जो है वो पीटीआई जीतेगी। और दूसरी बात ये भी है कि इस वक्त वोटों के लिए कैंपेन करना भी बड़ा मुश्किल है। आप देखें एमकेएम जैसी पार्टी जो है वो कैंपेन नहीं कर सकी और कराची में लोगों ने उनको मुस्तरद किया है, तो बाकी जगहों के ऊपर पंजाब में इधर उधर तो वोटों के लिए कैंपेन करना और एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पीटीआई ये सारी लैंडस्लाइड इलेक्शन जीतेगी। अच्छा चौधरी साहब, लास्टली जो संडे को एहतजाज का ऐलान है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे 9-10 अप्रैल को लोग निकले थे, क्या उसी तरह की आप लोगों से अब वो उम्मीद चाह रहे हैं? क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि लॉन्ग मार्च के जो थोड़ा सा डिफीट हुई उसकी वजह से लोग थोड़े डिमोरलाइज तो हुए हैं, उस तरह से अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर से निकल लेंगे लोग? हम तो सिर्फ लीड कर रहे हैं, वरना तो लोगों का अपना इशू है। अगर इस महंगाई और इस बदतरीन जो इंतजामी है इस वक्त गवर्नमेंट का जो हालात है गवर्नमेंट का, इस बदतरीन इंतजामिया, इस बदतरीन महंगाई, इस बदतरीन लोड शेडिंग के ऊपर लोग एहतजाज नहीं करते हैं तो फिर तो जाहिर है कि एक मायूसी की बात होगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग इसको भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड जो सब ऐसे जो एहतजाज करने वाले हैं वो इस पे भी मायूस हैं। वो कहते हैं हम एहतजाज करने के लिए निकले हैं लेकिन उसके बाद फिर आगे तो कुछ हुआ नहीं, कोई आगे स्ट्रेटेजी तो है नहीं, एहतजाज करेंगे घर को चले जाएंगे, जो चल रहा है वो ऐसे ही चलता जाएगा। हक किस तरह तो नहीं मिलते। हकूक के लिए तो लोगों ने कश्मीर में हक के लिए 75 साल से लोग जाने दे रहे हैं, फलस्तीन में इससे भी ज्यादा अरसे से लोग जो है वो मर रहे हैं। तो ये तो नहीं मतलब होता कि एक एहतजाज से अगर नहीं मिला तो हम घर बैठ जाए। वो कौम तो कभी भी अपना हक हासिल नहीं कर सकती जो लड़ने का जज्बा खो देती है। तो मुझे नहीं उम्मीद पाकिस्तान के लोग इस तरह सोचेंगे। पाकिस्तान के लोगों को अपने राइट्स के लिए, अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स के लिए खुद ही जदोजहद करनी है और इंशाअल्लाह वो निकलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फवाद चौधरी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। हिलाल साहब माज़रत के साथ बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाई, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ और छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो स्ट्रेट अवे हिलाल साहब की तरफ जाएंगे और उनसे बात करेंगे ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि जो हम उससे पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे उसके हवाले से भी उनकी राय मुकम्मल जानेंगे। आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही थी कि इस हुकूमत ने काफ़ी अहाताओं मारे हैं, IMF से भी बातचीत की, बड़े लंबे चौड़े मुज़ाकरात, बल्कि एक जगह तो मिफ्ता साहब ये भी कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे बातचीत हो रही है। दीगर ममालिक के पास खुद शहबाज शरीफ साहब भी गए, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। तो फिर माशरत को संभालने का आखिर इनके पास क्या हल है? हिलाली साहब इस पे ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। हिलाली साहब, IMF के साथ डील क्यों नहीं बन पा रही इस हुकूमत की, जबकि ये कह भी रहे हैं कि हम वही मुआहदा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जो खान साहब कर गए थे? पहली बात तो ये है, जैसे मैंने आपको कहा, IMF इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेशर, और ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो हर वक्त वो चाहते हैं कि उनके साथ हो, और जब वो प्रेशर डालना चाहें उनके हिटमैन आते हैं और हमारे पे प्रेशर डालते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अवाम को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमारे जो गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज़ 20 साल से बन के आ रहे हैं, और 22 दफ़े हम इनके पास गए हैं इस दौरान। देखिए कितना ह्यूमिलिएशन, कितनी शर्म आती है एज अ पाकिस्तानी पता होना कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मिफ्ता इस्माइल बिल्कुल तैयार है उनके कंडीशंस एक्सेप्ट करने। उसने कह दिया है कि मैं एक्सेप्ट करूँगा, उनको कह दिया है। 3 डिफरेंट, क्या अंग्रेज़ी नहीं समझते हैं? वो बिल्कुल समझते हैं, मगर फिर भी उसको नहीं कहते हैं कि हम ट्रांच को रिलीज़ करेंगे, पूरा ट्रांच रिलीज़ करेंगे। तो वो बेचारे ने क्या किया, और मैं कहता हूँ बेचारे ने क्या किया, वो जाके बकौल इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो अमेरिकन एम्बेसडर के पास गया, और अमेरिकन एम्बेसडर जो इस वक्त इधर आया है वो तो अपने क्रेडेंशियल्स भी नहीं पेश किया अभी तक। वो ऑफिशियली फॉर्मली एक्टिव उसको नहीं होना चाहिए। हालांकि स्टॉक एक्सचेंज भी जाके उसने खोल दिया या उसने ओपनिंग बेल किया। भाई, टिल यू प्रेजेंट योर क्रेडेंशियल्स, आप ऑफिशियली यू आर नॉट सपोज टू बी डूइंग दीज थिंग्स। चलो फॉरगेट प्रोटोकॉल, वो भी भूल जाएं। अब वो जाके उसको भीख मांग रहा है उससे कि खुदा के लिए इंटरवीन करो, और इनको कहो कि हम हर चीज़ मान गए। अमेरिका उनको फ़ोन करके गए कि हम चीज़ मान गए। एक न्यूक्लियर पावर घुटने पे जाके उनसे बेग कर रहे हैं कि करो। अरे भाई, ये भुट्टो, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, ये जो तकरीरें कर रहा है इंडिया के साथ दोस्ती और मुल्क मूडी के साथ जप्पियाँ मारना, ये जो हर मुल्क पता नहीं कितने मुल्क घूम आया है, ये क्यों नहीं जाता है रूस और उनको कहें बेचो हमें तेल। आप इतने ज़बरदस्त खिलाड़ी लगे हैं कि आप जाके हर जगह जाके आप अच्छी व्यूज़ जाके मैंने यू वांट टू गो एंड डेवलप रिलेशंस, तो जाएं रूस के पास, वो ठहरा हुआ है आपके लिए, वो तेल बेचेगा आपको, और फिक्र मत करें। अमेरिका बहादुर आपको कुछ नहीं कर सकता, सैंक्शन नहीं कर सकता। इसलिए अगर वो आपको सैंक्शन करेगा तो वो हिंदुस्तान को करना पड़ेगा उनको। तो आप जाएं और खरीदें तेल, सस्ता तेल, क्यों नहीं जाते हैं आप? देखिए क्या हमारे को कैसे नचा रहे हैं ये। ठीक। और इसलिए मैं कहता हूं आपको, खुदा के लिए 6 इकोनॉमिस्ट लें, 10-12 अच्छे सिविल सर्वेंट्स लें जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो प्रोग्राम जो ये इधर देते हैं, और जान छोड़ाएं आपके ये IMF से। इट्स अ डिसग्रेस। और ये 2 गवर्नमेंट जो इस वक्त पावर में है, 30 साल से ये इनकी जिम्मेवारी है। ठीक है, और लेकिन ये तो शर्म आती है इनके बारे में बात करना। ओके, लेकिन इमरान साहब, IMF के सामने तो हम हमेशा ही घुटने टेकते हैं, ये कौन सा कोई हमारे लिए नई बात है? अब तो हमें बेइज्जती भी महसूस नहीं होती है, वो भला हाल हो गया। सुमीना, देखिए बात ये है कि ये 2 हुकूमतें तो हिलाली साहब को बड़ी शर्म आती है, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत जो कामयाब तरीन हुकूमत थी इनकी नज़र में, वो जब IMF के पास जाती थी तो हमें तो उस वक्त भी शर्म आती थी। देखिए IMF जो है उसके पास तो सब ये गए हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी जाती थी, नून की हुकूमत भी गई और PTI की भी गई। तो आवाम के लिए, हम आम पाकिस्तानियों के लिए तो ये तीनों एक जैसे साबित हुए ना। इनमें क्या थी? अमरीकी सफ़ीर की जो इन्होंने बात की, तो ख़बरें ये हैं कि जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब, वो उनसे मिलने को, उनकी क्रेडेंशियल्स लेने को अभी तैयार ही नहीं है, आमादा नहीं है, इसलिए वो मामला भी रुका हुआ है। तीसरी बात आ जाती है ये मामला, हाँ जी, तीसरी बात ये है कि देखें रूस से तेल क्यों नहीं लेते? अच्छा, देख, मैं अब उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए अमेरिका जो है, हिलाली साहब ने ठीक कहा कि अगर इंडिया ले रहा है तो हम क्यों नहीं ले सकते।
हमें भी लेना चाहिए। मामला ये है कि हुकूमत हमें, पिछली हुकूमत भी और मौजूदा हुकूमत भी ये तो कह देते हैं कि जी बड़े सख्त माशी फैसले लेने की ज़रूरत है, हमें फैसले, मुश्किल फैसले करना होंगे, अवाम को कुर्बानी देना होगी, लेकिन फिर अच्छे दिन आएंगे। लेकिन क्या करें कि कुर्बानी तो अवाम ही देती है, लेकिन अच्छे दिन नहीं आते। अच्छे दिन के इंतज़ार में बेचारे जो है ना, महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, बिजली कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आए। मामला सिर्फ इतना है कि आप IMF को ज़रूर राज़ी करें, क्योंकि आपको ये ख़तरा है अगर कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, आप उनका पैकेज भी ले लें, उनको राज़ी भी करें। लेकिन उसके बाद आप ये भी बात याद रखें कि दुनिया में एक बला होती है जिसका नाम मुज़ाकरात भी होता है, या फिर अपने अंदर अपनी ऐसी स्किल्स पैदा करें कि जब आप निगोशिएट करें तो उनको निगोशिएट करते वक्त अपनी भी कुछ शराइत मनवा लें। 8 उनकी माने तो 2 तो अपनी मनवा लें, ठीक। या आपने 100 की 100, 10 की 10 उनकी माननी है। लिहाजा यहाँ मिफ्ता इस्माइल साहब हों या ज़फ़र लाली साहब या इमरान याकूब, फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अवाम को रिलीफ मिलेगा कि नहीं। अच्छा, आप अवाम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस अवाम में भी क्या इतना पोटेंशियल है कि अपने हुकूक के लिए, अपने रिलीफ के लिए कोई इनमें दमखम है? हम देखते हैं बाहर के मुल्कों की बहुत सारी हम मिसालें देखते हैं, फ्यूल महंगा हो गया, लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी सड़कों पर आके, उन्हें वापस लेना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, लोग वैसे कोसते रहते हैं, मैं आप आपस में बैठते हैं, हम लोग बातें करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि एहतजाज के लिए लोग बाहर निकलेंगे? खान साहब ने भी अब संडे को कॉल दे दी है। अच्छा, ये खान साहब के संडे के कॉल पे आप देखेंगे लोग नहीं निकलेंगे। अच्छा, खान साहब अमलन अवाम खान साहब से भी मायूस हो चुकी है। अच्छा, उनके भी गुब्बारे से उस तरह से आवाज़ निकल चुकी है, उन्हें पता। मामला ये है, आप जो कह रही है ना कि अवाम बेचारे क्या करें, आप चाहते हैं वो भी सड़कों पे निकल आएँ और जो 2 वक्त की रोटी उनको मिल रही है वो भी उनके बच्चे भूखे मर जाएं। अभी हालात इतने ख़राब नहीं हुए, अल्लाह माफ़ करे। मुझे डर इस बात का है कि ये ना हो कि लोग जब बड़ी गाड़ियों में जा रहे हों तो गरीब आदमी सड़कों पे रोक के उनको गाड़ियों में से निकाल के बाहर मारना शुरू कर दें कि हमारे बच्चों के पास खाने को रोटी नहीं है और तुम गाड़ी में घूम रहे हो। देखें, हालात जो हैं वो ख़राब। अल्लाह ना करे कि जो आप कह रही हैं ना कि अवाम आए, अवाम जब बाहर निकलते मॉब को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, फिर उस वक्त सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत होती है, और अगर वो चिंगारी भड़क उठे तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह अमन व अमान ही रखे और चीज़ें कुछ इस तरह से बेहतरी की तरफ चले जाएँ कि वो वक्त आई ना। अवाम बर्दाश्त करते रहे। अवाम नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि अवाम, अल्लाह अवाम की मुश्किलात। हिलाली साहब, क्या वाकई लोग इमरान खान की कॉल पे बाहर नहीं निकलेंगे? अभी इतनी महंगाई नहीं हुई। 100% सही कह रहा है इमरान याकूब, एब्सोल्युटली राइट। और आप निकले कराची में एंड यू कैन सी इट, आप देख सकते हैं रोज ये हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है। आज मैंने जाके 20 बॉल पॉइंट पेन लिया है, 20 बॉल पॉइंट पेन लिया है एक लड़के से, कहता है मैंने खाना नहीं खाया। मैंने उसको जो भी था डबल ट्रिपल 4 टाइम दे के वो पेन लिया, मगर मुझे शर्म आ रही थी। दूसरी बात, आई थिंक कि ये बिल्कुल सही कह, देखिए ये हम लोग भूल गए, आई एम सॉरी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त उनके तोशे खाने में $62 बिलियन हैं, सॉरी बिलियन रुपया है, 62 बिलियन रुपया। और आपको पता है कि 7 और 10 साल से इन्होंने उनके एम्प्लॉइज को पेंशन नहीं दिया है। हालांकि समीना, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दो, क्यों नहीं दिया? उनका जो लॉयर है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, बुढ़ा है मगर फेमस है, वो बीमार हो जाता है, वो पेश ही नहीं हो सकता है। लोग मर गए, विडोज मर गए। एक एवीपी 10 साल से उनको 10% जो पेंशन बढ़ रहा था उनको वो मिला नहीं है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कर रहा है अपने मुलाजिमीन जो रिटायर्ड पेंशन वाले विदाउट एनीथिंग, और ये और उन लोगों को तो मैं तो हैरान हूं। मैं तो
मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, जाइए सुप्रीम कोर्ट में। कहते हैं जी क्या करें, हम गए हैं। ठीक, बिल्कुल, लोग बहुत परेशान कुन हालात में हैं। लोगों ने, हमने वो भी वीडियोस देखी ना लाल साहब, जो लोगों ने नवाब शाह में रिक्शे जला दिए अपने पेट्रोल प्राइस के ऊपर। समीना, आज मैं बताता हूँ, आज मैं आपको माफ करिए, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ट्रांसपोर्ट 60% बढ़ गया है जी, बिल्कुल। खाने की ट्रांसपोर्ट 20-30% बढ़ गई है। कराची लाहौर का टिकट 2000 रुपया सस्ता से सस्ता ज्यादा हो गया है। वो जाहिर है हर चीज पे। देखिए मैं आपको, यस यू कांट लिव लाइक दिस। और ये नहीं है कि हम बस बैठ के बात करते रहे ऐसी चीजें के बारे में। मेरा क्वेश्चन थोड़ा पॉलिटिकल भी था ना हिलाली साहब, कि फिर लोगों को खान साहब अगर कॉल दे रहे हैं ऐसे हालात में जिनकी तरफ आपने सारी ये मंजरकशी की है, तो लोग क्या उस एंगर को कन्वर्ट करेंगे, उस परेशानी को कन्वर्ट करेंगे बाहर निकल के प्रोटेस्ट में, और उससे क्या होगा? समीना, ये बड़ा, मैं समझता हूं कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं जो इमरान खान ने कॉल किया है, एक दिन ठहर जाएं। मैं समझता हूं इस डेमोन्स्ट्रेशन एक लिटमस टेस्ट है। मैं नहीं समझता कि ये लोग निकलेंगे इसलिए कि वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। वो शायद करते हों, वो इसलिए निकलेंगे कि महंगाई के बारे में उनको फीलिंग है कि ये जो अमीर है और जो उनके रूलर्स हैं वो महसूस ही नहीं करते हैं उनका क्या हालत है, इसलिए वो निकलेंगे। और ये एक लिटमस टेस्ट है। मैं देखना चाहता हूं क्या होता है। मैं समझता हूं, आप क्यों समझते हैं कराची में इलेक्शंस में 10% नहीं 8% ऑफ द पीपल वोटेड। अच्छा, आमिर लियाकत का जो इलेक्शन आने वाला है उसमें पीटीआई हिस्सा लेगा। नाउ द पीटीआई सेड कि हम वो इलेक्शन लड़ेंगे। मैं और 60,000 से एक आदमी सीट जीतता है, और अब बकौल रिपोर्टर से कि धांधली के मदद से 45 वोट से जीता है, 65 से वही आदमी, आई मीन द सेम पार्टी। तो कहने की बात यह है कि अब क्या होने वाला है देखेंगे हम, वो भी देखेंगे। बहुत से सारी चीजें हैं जो हम देखेंगे क्या होने वाला है, और उसके फिर वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन। चलिए, इस वक्त हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और पीटीआई रह चुके हैं, तो उनकी भी लफ्जों में इनका हाथ रहता है। चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चंद साहब, काफी ज्यादा महंगाई है, लोग परेशान हैं, और आप वो शख्सियत हैं जो कि जब पीटीआई में भी थे, महंगाई थी, तो आप उस वक्त भी कहते थे कि हमें अंदाजा है, दुख दर्द है लोगों का, और आप कहते थे कि बहुत सारी पॉलिसीज में जो है पीटीआई के इसमें गुंजाइश है कि जहां पे अवाम को रिलीफ दे। अब इस हुकूमत ने आके तो पहले से भी ज्यादा महंगाई कर दी है, तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं? देखें जी, मैं बात बड़ी सीधी सी है, जिसकी मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, जब तक हमारी 3-4 चीजों में रिफॉर्म्स नहीं होती, ये इशू, ये महंगाई, बेसिकली ये बैड गवर्नेंस की पैदावार है। और ठीक है, एक महंगाई होती है पूरी दुनिया में, चीजें, इन्फ्लेशन भी होती है, डिमांड एंड सप्लाई का भी मसला होता है, लेकिन ये सारी चीजें मैटर करती हैं 30%, 70% बैड गवर्नेंस की पैदावार होता है। और बैड गवर्नेंस खत्म तब हो सकती है जब आप रिफॉर्म्स करेंगे। इस वक्त मार्केट में आप छोटे छोटे इदारे देख ले, मार्केट कमेटी से लेकर बल्दिया, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, फूड अथॉरिटीज, सैकड़ों इदारे बने हुए हैं जो चीजें चेक करते हैं। लेकिन सच्ची बात है कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, और सब को पता है कि ये कोलैप्स कर गया है। आपके मेरे वाकिफ होंगे, बहुत सारे अफसर होंगे, मुझे कोई एक इदारा बता दें जो प्रॉपर फंक्शनल हो अवाम के लिए, जिसको ऑटो बेस पे जो अवाम को रिलीफ दे रहा, नहीं दे रहा, ये बेसिक कलमी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा उस तरफ ध्यान नहीं है, बदकिस्मती से। और पिछले दौर में बहुत सारी होप्स थी लोगों को, खान साहब के साथ समेत मेरे, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो सका। और अब भी मैं समझता हूँ पुराने तजर्बाकार लोग हैं, करना चाहिए मियां शहबाज शरीफ साहब को, उनके पास अब आना तो कोई नहीं है, बेटा वज़ीर आला है, बाप वज़ीर आज़म है, तो करना चाहिए उनको। और ये बेस्ट मौका है रिफॉर्म्स करने का। थोड़ी रिफॉर्म 10 दिनों में भी हो सकती हैं, 1 महीने भी हो सकती है अगर किसी की नीयत हो करने की। लेकिन देखना यह है कि क्या हम उस तरफ जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन है कि नहीं। तो मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि मन असल कौम हमारी डायरेक्शन ही गलत है। अच्छा,
नदीम अफजल चांद साहब, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ। आप हमेशा बड़ी भाई आपका जनाब आवाज आपकी बड़ी में आती है। मेहरबानी सर, आप हमेशा बात करते हैं खुल के और हक सच की बात करते हैं हमेशा। जानना मैं ये चाहूंगा आपने नहीं सर, आपने अभी जो बात की कोलैप्स की, तो मैं इसी सिस्टम से ही बात करना चाहता हूँ आपसे। डिप्टी कमिश्नर की आपने बात की, अलमिया ये है चांद साहब के सिर्फ 26 या 27 चीज़ें हैं जिनकी रेट लिस्ट डीसी निकाल सकता है। आप एक सब्जी वाले को तो पकड़ लेते हैं, उसको जुर्माना भी कर देते हैं। सर गुजारिश सुन, उसको जुर्माना भी कर देते हैं कि अगर वो सब्जी 10 रुपए किलो की बजाय 12 रुपए किलो आलू बेच रहा है, लेकिन वही आलू जब कोई बंदा काट के उसके चिप्स बना के 200 रुपए के भी बेच रहा है, तो आप उसे नहीं पकड़ते कि तुम एक आध पाव आलू के चिप्स 200 में क्यों बेच रहे हो। देखें, आलू अवाम का इशू नहीं है, अवाम का इशू है घी, आटा, चीनी जी, चंद बुनियादी जरूरतें हैं जो अवाम का इशू है जी। अब आप देखें, सीमेंट 1100 रुपए की 1200 की बोरी हो गई है। कोई पूछता है सीमेंट इंडस्ट्री से कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और इतना जस्टिफाइड क्यों? रेगुलेटरी जहां प्राइवेट सेक्टर को तरक्की देते हैं ना, हर बंदा जी प्राइवेटाइजेशन होगी, ये राइट विंग आके भड़क के टीवियों पे, मीडिया पे। अलमिया ये है कि सारा मीडिया भी तो इंडस्ट्रियलिस्टों के पास है ना, तो ये प्राइवेटाइजेशन, इनके रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई है सीमेंट को चेक करने वाली, कोई सरिये को चेक करने वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कोई घी मिलों को चेक करने वाली है? आप ये बताएं ये कौन चेक करेगा? जब हर चीज प्राइवेटाइज कर सकते हैं तो एक ही आपके पास मॉडल है कि फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी चेक करती है। मुझे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बता दें जो लोगों को रेट्स प्रॉपर मिल से शुरू होके कंपैरेटिव स्टडी करके कोई अवाम की सोच के मुताबिक कोई कंपटीशन करा के, कंपटीशन कमीशन। अच्छा, बिल्कुल ये है बुनियादी चीजें। असल इशू ये है, हम पढ़ गए। इमरान खान साहब के साथ होता था ना रोजाना दूसरे दिन महंगाई की मीटिंग होती थी। क्या होता था? वो जी हर असिस्टेंट कमिश्नर 2-2 लाख जुर्माने कर रहा है। ये जी स्टेटस डिवीजन थी, ये चंद रीटें नीचे आ रही है। इस हफ्ते जी घी की कीमत ऊपर हो गई, इस हफ्ते टमाटर सस्ता का। भाई टमाटर सिंध का आता है तो सस्ता हो जाता है, जब सिंध का खत्म होता है तो महंगा होना शुरू हो जाता है। आलू जब पहाड़ का सवाद का आता है एडवांस 1 महीना पहले, वो महंगो आलू होता है। जब आलू उखाड़े का दीपालपुर का शुरू होता है, आलू सस्ता हो जाता है। ये किसको नहीं पता? देखना ये है कि बुनियादी जरूरतें आपने किसान को गंदम की कीमत देनी है। पीपल्स पार्टी को आप रोजाना गालियां देते हैं बैठ के मेजॉरिटी लोग। सरप्लस हिस्ट्री में पाकिस्तान में कब हुई गंदम? जब किसान को आपने 550 से उठा के 1250 रुपए गंदम की कीमत की, लोगों ने गंदम काश करना शुरू कर दी, गरीब ने गंदम काटना शुरू कर दी कि मुझे हम लावे कहते हैं, लावे मिलने शुरू हो गए। अब गंदम का रेट नहीं होगा, गंदम लोग काश नहीं करेंगे। आप 2 खरब की गंदम पीटीआई के दौर में बाहर से बुनियादी चीजों की तरफ नहीं जाया जाता, लेकिन सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस नजर आते हैं। आप बात सुनेंगे नहीं ना, बुनियादी दरमियान में तोल पड़ते हैं ना, यही तलमी है। चंद साहब, मैं थोड़ा सा वक्त की कमी की वजह से थोड़ा और चीजों पे भी बात करना चाहूंगा। चलिए ठीक है, 10 मिनट भी नहीं देते। नहीं चांद साहब, आप बात मुकम्मल करें। नहीं भाईजान, इमरान भाई हुक्म करे, हुक्म नहीं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि सीमेंट की अभी आपने बात की, रेगुलेटरी अथॉरिटी ना होने से आप ये देखिए उन्होंने कार्टेल किया हुआ है। वो प्रोडक्शन ही सिर्फ 60% कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने प्रोडक्शन 80% भी कर ली तो सीमेंट की बोरी 300 रुपए सस्ती हो जाएगी। कोई पूछने वाला है क्या उसमें? चांद साहब ये मुझे बताएं भाईजान, कहते हैं जी हर इंटेलिजेंसिया बैठते हैं, कहते हैं जी यूनियन पे पाबंदी लगाएं, स्टूडेंट यूनियन पे लगाएं, ये पाबंदी है। गरीबों की यूनियन होती है स्टूडेंट यूनियन, आप स्टूडेंट रहे हम भी। दौलतमंदों की यूनियन है एप्टमा, शुगर मिल एसोसिएशन, सीमेंट एसोसिएशन, घी मिल एसोसिएशन। कभी इन पे पाबंदी लगी है? कभी इनको जुलूस निकालने की जरूरत पड़ी है? अच्छा, तो ये गरीब, ये चांद साहब ये निकलते क्यों नहीं है और बताते हैं? ये देखिए, ये जो इमरान ने कहा है कि निकलो, मिसाल के तौर पे पब्लिक कह रहे हैं प्रोटेस्ट में निकलते क्यों नहीं है अगर इतनी तंग है तो? पब्लिक के पास पब्लिक पास होने, पब्लिक के जब लीडरों को आप फांसी देंगे फिर आप उनको गद्दार करार देंगे। पब्लिक के लीडरों को आप दिन दिहाड़े मारेंगे, फिर वो कातिल का नाम भी नहीं ले सकते इस मुल्क में। पब्लिक को आप क्या करते हैं? पब्लिक के नुमाइंदे हैं ना जो बैठे हुए असेंबलियों में, पब्लिक की वोट लेके आते हैं। तो क्या वुकत क्या वैल्यू क्या है पब्लिक की? यार
फैसले करने वाले कोई और होते हैं। पब्लिक तो सिर्फ हाँ हुआ लितर खाने के लिए, नारे लगाने के लिए होती है। पब्लिक के लीडर भी और पब्लिक भी। हमारे लीडर जो सियासतदान है वो पब्लिक के नुमाइंदों से, पब्लिक से ज्यादा तो साफियों से मशवरे करते हैं। और भाई साफी ने कोई इलेक्शन लड़ना होता है, पब्लिक के डोमेन में होता है। साफी तो दानिशवार होता है। अब दानिशवार और साफी में भी फर्क है। हलाली साहब और इमरान रियाज साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि साफी और चीज है, दानिशवार और चीज है, मीडिया और चीज है। बिल्कुल तो ये रेगुलेटरी खुदा के लिए आप बैठते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा अदल से काम ले। एक वक्त करप्शन 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 हम लगे रहते हैं। भाई कभी हम कह सकते हैं इस मुल्क का जुडिशियल सिस्टम तबाह है, सजा नहीं हो सकती। इसका प्रोसिक्यूटर सिस्टम खुद करप्ट है, सजा नहीं हो सकती। इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, करप्ट है। अभी एक नूर आलम खान को आपने गालियां दी, अभी उसने कहा कि जो नैब के मेंबर हैं, नैब के जो मुलाजमीन हैं, उनके एसेट डिक्लेयर होने चाहिए। कितने मीडिया ने सपोर्ट किया नूर आलम खान को या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, जो पार्लिमानी निजाम में सबसे बड़ा एहतसाब का इदारा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। मुझे कॉलम निकाल के दें, प्रोग्राम दिखा दें, कितना सिस्टम को सपोर्ट करता है। ठीक हो तो बहुत सारी बुनियादी चीजें खत्म हो गया। नदीम अफजल चंद साहब बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह कभी आप इनवाइट करेंगे फिर तफसीली बहुत सारी चीज़ों पे इस्लाहात पे बात भी करेंगे। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है इमरान साहब, लेकिन एक लास्ट कमेंट में ज़रूर जा रही थी कि जो कराची के ज़िमनी इलेक्शन है उसके ऊपर आप ज़रूर कर दें, ये MQM जीती है या हारी है? देखिए इतने वोटों से जीतना मैं तो हार ही समझता हूँ। MQM जैसी जमात जो कराची पे राज करती हो तो ये कलई खुल गई है कि असल में अवाम की, अब उसकी अवाम की नजरों में उसकी वुकत क्या है। ठीक, लेकिन ये टर्न आउट इतना कम रहा है, ये क्यों रहा है? देखिए अवाम बुनियादी तौर पे बददिल होते जा रहे हैं। आपका ये सवाल पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है। आप जो कह रही थी ना अवाम क्यों नहीं निकलते, लाली साहब भी पूछ रहे थे, उनको अब लीडर में जान ही नजर नहीं आती। उन्हें ये नजर ही नहीं आता कि इमरान खान हमारा मसीहा है या वाकई ये भी आम रवायती सियासतदान है। चलिए आने वाले देखते हैं जी इलेक्शंस में क्या वाकई लोग ये समझते हैं। नहीं, हमारे पास टाइम है, मैं लाल साहब का इस पे कमेंट ले लूं। चलिए जी, आने वाले इलेक्शंस में लाल साहब का भी ये कमेंट इस पर आ चुका हुआ है। देखेंगे कि लोग वाकई अब उन्हें मसीहा समझते हैं या नहीं। प्रोटेस्ट की जो कॉल दी है उसमें कितना वो लबैक कहते हैं। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।